गुड आफ्टरनून बेटे। आवाज आ रही है? Am I visible? Am I audible? सुधरोगे नहीं? न्यूक्लियस शुरू हो गया था क्या? ओके सिद्धार्था, आवाज नहीं आ रही है? सिद्धार्था, जी बेटे। तो जहां ये मेम्ब्रेन्स आपस में फ्यूज हो गई थी, वहां पे एनवलप की कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई थी और न्यूक्लियर पोर का फॉर्मेशन हो गया था। तो न्यूक्लियस पे दो यूनिट मेम्ब्रेन है, एक आउटर होगा एक इनर होगा, एंड बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में स्पेस है, इसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहा था। और जहां ये मेम्ब्रेन्स आपस में फ्यूज हो गई थी, वहां पर एनवलप की कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई थी और न्यूक्लियर पोर का फॉर्मेशन। तो न्यूक्लियर पोर का फॉर्मेशन दोनों यूनिट मेम्ब्रेन के फ्यूजन से हुआ है, दोनों यूनिट मेम्ब्रेन के फ्यूजन से हुआ है। जहां एक्टो और एंडोकैरियोटिका आपस में फ्यूज हो जाएगा, जहां एक्टो और एंडोकैरियोटिका आपस में फ्यूज हो जाएगा, वहां पर एनवलप की कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई और पोर का फॉर्मेशन हो गया। तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, इट इज कंटिन्यूस विद रफ ईयर। ये आउटर मेम्ब्रेन आरईआर के साथ में कंटिन्यूटी रखेगा। इसको हम आरईआर से लिंक कर रहे हैं। ये लीजिए, ये मैंने आरईआर सिस्टर्ना बना दिया। ये जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, इसको सिस्टर्ना कहेंगे। एक को सिस्टर्ना कहेंगे, एक ज्यादा को सिस्टर्नी कहेंगे। सिस्टर्नी प्लूरल हो गया बेटा से। तो आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूस विद रफ ईयर। ये आरईआर के साथ में कंटिन्यूटी रखेगा। ये जो बना रहा हूं, ये ईआर सिस्टर्नी है। क्या ये? ईआर सिस्टर्नी। ये रफ ईयर। रफ को रफ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस पे राइबोसोम्स होते हैं, और ये राइबोसोम जब भी होंगे, इसके ऊपर वो 80S होंगे, और राइबोसोम का हमेशा लार्जर सबयूनिट ईआर से अटैच रहेगा, ना कि स्मॉलर। तो दो यूनिट मेम्ब्रेन, एक आउटर एक इनर। आउटर इज कंटिन्यूस विद रफ ईआर, ये आर ई आर के साथ में कंटिन्यूटी रखेगा, रफ ईआर के साथ। और रफ को रफ इसलिए बोला क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम है, और ये राइबोसोम जब भी होते हैं 80S होते हैं, और राइबोसोम का हमेशा लार्जर सबयूनिट ईआर से जुड़ता है, ना कि स्मॉलर सबयूनिट। एक्चुअली राइबोसोम की ये दोनों सबयूनिट्स होती है, ये न्यूक्लियस में असेंबल होती है। असेंबल कैसे होती है वो आगे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन जिस रीजन में यहाँ पे अगर असेंबल हो रही है, उस जगह को बोलते हैं न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, NOR। एनओआर भी आगे समझेंगे, वो पूरा फंडा वहां पे कि राइबोसोम बनता किस तरह से है। तो राइबोसोम की दोनों सबयूनिट, लार्जर एंड स्मॉलर, बोथ आर असेंबल्ड इन न्यूक्लियस। जिस जगह पर असेंबल हो रही है उसे एनओआर कहते हैं। भाई साहब, जहां असेंबल हो रही है वो एनओआर है। तो दोनों सबयूनिट, चाहे वो स्मॉलर सबयूनिट हो या वो लार्जर सबयूनिट हो, दोनों सबयूनिट की असेंबली यहां पर होती है। क्लास में ढंग से सुन लेना, फिर कहते हो कि आप डाउट नहीं बताते हो। इतना पढ़ाने के बाद डाउट रहता कहाँ है, मेरे तो ये समझ नहीं आता। मतलब काउंटर पे बैठना जबरदस्ती एनकाउंटर करने के लिए क्या? तो इधर, तो दोनों सबनेट यहां पर असेंबल होती है, लार्जर एंड स्मॉलर, और असेंबल होने के बाद में न्यूक्लियर पोर से बाहर निकलती है। जब बाहर निकलेंगी तो बोलेंगी वी गॉट थक। बोले आइए आइए तशरीफ रखिए। पहले वो बड़ी तशरीफ रखेंगी, फिर वो छोटी तशरीफ रखेंगी। इस तरह से वो वहां पर, मतलब एक्टोकैरियोटिका पर भी राइबोसोम अटैच फॉर्म में मिल सकते हैं। इसके बाद में यहां से एनर्जी ड्रिंक पिएंगी, फिर मूव करके ईआर के ऊपर जाकर बैठ जाएंगे। मतलब आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विद रफ ईआर एंड इट में स्टेडेड विद राइबोसोम, इट में बेयर्स राइबोसोम, इस पे राइबोसोम भी हो सकते हैं। तो दो मेम्ब्रेन है, एक आउटर एक इनर, और जो इनर मेम्ब्रेन जो होता है, बेटा टीपू समझने में दिमाग लगाओ,
जब समझा रहा हूं बेटे तो आप नोट्स बनाते थे, पता ही नहीं चल रहा, यहाँ तो हर एक लाइन के ऊपर एक्सप्लेनेशन है। तो आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूस रफ हियर। देखो मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यूटी रखेगा। ये जो ब्लैक कलर का मेम्ब्रेन है ये आउटर मेम्ब्रेन है, और रेड कलर का ये ईआर का मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यू रखेगा, और स्पेस, ये जो स्पेस है पेरीन्यूक्लियर स्पेस, स्पेस स्पेस के साथ कंटिन्यूटी रखेगा। ये जो स्पेस है पेरीन्यूक्लियर स्पेस है, और ये इस स्पेस के साथ कंटिन्यूटी रखेगा। कोई बताएगा इस स्पेस को क्या बोलते हैं जो इनसाइड ईआर है? ल्यूमिनल स्पेस। एक सेल में जितना भी स्पेस होता है, ये एक सेल है, एक सेल में जितना भी स्पेस होता है उसे इंट्रासेलुलर स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंट्रा। तो सेल ने के अंदर ईआर ने पूरा एक नेटवर्क बना दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब ईआर ने एक नेटवर्क बना दिया। तो ईआर का नेटवर्क बन गया, तो कुछ स्पेस ईआर के अंदर चला गया। स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ईआर, जो ईआर ने ऑक्यूपाई कर लिया वो ल्यूमिनल स्पेस होगा। क्या होगा? ल्यूमिनल स्पेस। और जो स्पेस बाहर रह गया उसे एक्स्ट्रा ल्यूमिनल बोलेंगे। तो विच सेल ऑर्गेनेल डिवाइड्स इंट्रासेलुलर स्पेस इन टू कंपार्टमेंट्स? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जब बाहर रह गया वो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस होगा, जो ईआर के अंदर चला गया वो ल्यूमिनल स्पेस होगा। तो मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यू रखेगा, और स्पेस स्पेस के साथ में। ये जो है पेरीन्यूक्लियर स्पेस, इट इज कंटिन्यूअस विद दिस स्पेस, और इस स्पेस को क्या बोलते हैं? ल्यूमिनल स्पेस, मतलब इनसाइड ईआर। ये इनसाइड ईआर होगा, और ये बेटे आउटसाइड ईआर होगा। तो एक सेल में जितना भी स्पेस होता है उसे इंट्रासेलुलर स्पेस कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंट्रा। तो आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विद रफ यार, और रफ को रफ इसलिए कहा क्योंकि इस पे राइबोसोम है, और ये राइबोसोम जब भी होते हैं 80s राइबोसोम होते हैं, और राइबोसोम का हमेशा लार्जर सबयूनिट ईआर से अटैच रहता है, ना कि स्मॉलर सबयूनिट। आप में कौन से राइबोसोम्स होते हैं, 70s या 80s? मैंने कहा सोचो फिर बोलो, क्योंकि मेरे क्वेश्चन दिखने जितना सुनने में आसान है, नेगेटिव मार्किंग में उतना ही नंबर 1 है पूरे अलग में। अब में 70s राइबोसोम्स होते हैं या 80s? दोनों दोनों। अगर गलत चीज को 10 बार बोलोगे तो मैं इंप्रेस नहीं होने वाला, उनको भी बोल रहा हूँ। अब में 70s राइबोसोम्स होते हैं या 80s? तो देखो 80s, उसने कहा कुछ तो एक है 80s, क्योंकि हम में 70s राइबोसोम नहीं होते हैं, इसलिए हम में 80s राइबोसोम्स होते हैं। पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। पूछने का काम होता तो यहाँ थोड़ी होता। मैं बच्चों से क्या पूछना, बड़ों से पूछो, सहपाठियों से पूछो। यू आर नॉट कुलीग। तो हमें 80s राइबोसोम, जब तक मैं राइबोसोम पे आऊं आप दिमाग लगा लेना इसका आंसर कि हमें 80s राइबोसोम है, हमें 70s राइबोसोम्स नहीं है। हमें 70s राइबोसोम्स नहीं है। हिंट है, वी आर मैमल्स। है। तो मेम्ब्रेन दो हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन एक इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन ए गूगल, इधर कुछ नहीं रखा गूगल में, वरना कुकीज को टिक करते रहे हो। इधर आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विद रफ हियर, और जो इनर मेम्ब्रेन जो होता है, ये इनर मेम्ब्रेन इट इज सपोर्टेड बाय न्यूक्लियर और फाइब्रस लेमिना। ये जो ग्रीन कलर के थ्रेड्स मैं दिखा रहा हूं, ये जो धागे दिखा रहा हूं, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है। ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है। ये जो ग्रीन कलर के थ्रेड्स जो दिखा रहा हूं, ये धागे जो दिखा रहा हूं, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है। और इन्होंने यहाँ पे एक नेटवर्क बना दिया, उससे एक लेयर बन गया। इस लेयर को न्यूक्लियर या फाइब्रस लेमिना बोलते हैं। लेमिना बोलो या लेमिला बोलो, लेयर के लिए आता है। ये न्यूक्लियर लेमिना है, ये फाइब्रस लेमिना है। एक्चुअली ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो दो मेम्ब्रेन है बेटा जी, एक आउटर मेम्ब्रेन एक इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विद रफ ईआर, एंड इनर मेम्ब्रेन इज सपोर्टेड बाय न्यूक्लियर और फाइब्रस लेमिना। ये जो बन गया है ये न्यूक्लियर लेमिना है, ये फाइब्रस लेमिना है। लेमिना, न्यूक्लियर या फाइब्रस लेमिना। एक्चुअली ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं। एक्चुअली ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं।
आपने 3 टर्म सुने होंगे, एक माइक्रोट्यूब्यूल, एक माइक्रोफिलामेंट्स, एक इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। माइक्रोट्यूब्यूल में ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है, माइक्रोफिलामेंट में एक्टिन प्रोटीन होता है और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के अंदर केराटिन फैमिली प्रोटीन होता है। माइक्रोट्यूब्यूल का डायमीटर सबसे ज्यादा होता है, माइक्रोफिलामेंट का डायमीटर सबसे कम होगा, जिनका डायमीटर दोनों के बीच में आएगा, इंटरमीडिएट बिटवीन बोथ। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, इन तीनों के मिलने से बनता है साइटोस्केलेटन ऑफ सेल। तो ये एक साइटोस्केलेटल कंपोनेंट है बेटे। अब सोच समझ के बोलिएगा, साइटोस्केलेटन यानी माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये प्रोकैरियोट्स का फीचर है या यूकैरियोट्स का? यूकैरियोट्स का फीचर है। शुरुआत तो दोनों से हुई थी, लेकिन कहानी यूकैरियोट में पहुंच गई। तो यूकैरियोट्स का फीचर है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है। तो अंदर जो धागे दिखा रखे हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट है, इनमें केराटिन फैमिली प्रोटीन होती है। पूरा एक प्रोटीन फैमिली चलता है, केराटिन फैमिली प्रोटीन। साइनेमिन है, डेस्मिन है, विमेंटिन है, लेमिन है, ऑल बिलोंग टू फैमिली केराटिन। एक एग्जांपल यहां पे लिख रहा हूं, लेमिन प्रोटीन। तो मतलब ये जो ग्रीन कलर के धागे जो दिख रहे हैं, जो एंडोकैरियोटिका को सपोर्ट कर रहे हैं, उसे स्ट्रेंथ दे रहे हैं, उसको स्टेबिलिटी दे रहे हैं, इनमें लेमिन्स प्रोटीन है जो केराटिन फैमिली में आता है। उस जीन में म्यूटेशन हो जाए जो जीन लेमिन प्रोटीन को बना रहा है। If mutation occurs in gene responsible for synthesis of lamins, lamin जीन में डिफेक्ट आ गया तो लेमिन नहीं बनेगा, इंटरमीडिएट फिलामेंट असेंबल नहीं होंगे और ये एंडोकैरियोटिका को सस्पेंशन और सपोर्ट और स्टेबिलिटी नहीं मिलेगा और न्यूक्लियाई बिकम फ्रेजाइल, न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी नहीं रहेगा। जब न्यूक्लियस स्टेबल नहीं रहा, फ्रेजाइल बिहेवियर हो गया, तो इजिली गेट रप्चर और जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं होती है, 16 साल के आसपास ही रहती है। ऐसी प्रॉब्लम नहीं। मतलब आफ्टर 30 इयर्स अमिताभ रिप्लाइड शशि कपूर कि तुम्हारे पास माँ है तो मेरे पास पा है। इन पा मूवी ही वाज द पेशेंट ऑफ प्रोजेरिया। तो जो किरदार अमिताभ जी ने प्ले किया था वो प्रोजेरिया डिजीज थी और प्रोजेरिया डिजीज लेमिनोपैथी का एग्जांपल है। मतलब लेमिन्स का सिंथेसिस इफेक्ट हो गया और चेहरे पे झुर्रियों का पड़ना, रिंकल फेस, मतलब बुढ़ापे का पहला लक्षण होता है। जो औरों का किरदार अमिताभ जी ने पा मूवी में प्ले किया था वो प्रोजेरिया डिजीज थी। तो प्रोजेरिया डिजीज लेमिनोपैथी का एग्जांपल है। तो लेमिन जीन में डिफेक्ट आ गया तो न्यूक्लियस में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, न्यूक्लियाई बिकम फ्रेजाइल, जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं होती, 16 साल के आसपास। बाकी मूवी का क्लाइमैक्स आप लोगों ने देखा ही होगा। तो वो प्रोजेरिया डिजीज थी। तो बाई प्रोफेशन डॉक्टर बनने वाले, जहां जहां हेल्थ और डिजीज की बात हो, मुझे लगता है आप लोग अपने काम की चीजें वहां से निकाल ही लेते हैं, चाहे वो पा मूवी ही क्यों ना हो। समझ रहे हो मेरी बात को? खैर, तो दो मेम्ब्रेन हो गई, एक आउटर एक इनर। आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विद रफ यार एंड इनर मेम्ब्रेन इज सपोर्टेड बाय न्यूक्लियर और फाइब्रस लेमिना। ये इनर मेम्ब्रेन को सपोर्ट कर रहा है। ये जो फाइब्रस लेमिना है, इट सपोर्ट्स, किसको सपोर्ट कर रहा है? इट सपोर्ट्स एंडोकैरियोथिका। सपोर्ट तो कर ही रहा है, इनर मेम्ब्रेन को सपोर्ट तो कर ही रहा है। जब प्रोफेज के लास्ट में ये न्यूक्लियर हब गायब हो जाएगा। जब भी कोई सेल डिवाइड होती है तो पहले वो प्रिपरेशन करती है, उसके बाद एक्चुअल डिवीजन होता है। और जब एक्चुअल डिवीजन हो रहा है तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो प्रोफेज के लास्ट में ये न्यूक्लियर एनवलप गायब हो जाएगा, ये टूटने लगेगा, इसकी छोटी छोटी वेसिकल्स पूरी सेल के अंदर बिखरने लगेगी, पूरे सेल में बिखर जाएंगी। और टीलोफेज में यही वेसिकल दोबारा से आपस में जुड़ जाती हैं और न्यूक्लियर एनवलप को रीफॉर्म कर देती है। तो मतलब इसमें जो लेमिन प्रोटीन जो होता है उनकी भी कैटेगरीज होती है, लेमिन ए, लेमिन बी, लेमिन सी। लेकिन हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे कि कितने पैसे में इतना इच मिलेगा। तो न्यूक्लियर एनवलप जब गायब हो गया है फिर दोबारा से बनेगा, तो इसको रीफॉर्मेशन में, रीअपीयरेंस में, रीऑर्गेनाइजेशन में इन लेमिना का भी रोल होता है, क्योंकि जो लेमिन प्रोटीन है वेसिकल्स को फिर से जोड़ने में हेल्प करती है। और साथ में कौन सा सेल ऑर्गेनेल हेल्प करता है? रफिया। अभी तो बड़ा आसान लग रहा है कि रफिया जो होता है न्यूक्लियर एनवलप के रीफॉर्मेशन में हेल्प करता है, क्योंकि वही उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन ऑप्शन में जब एससीआर भी दिया हो और साथ में गोल्जी भी दिया हो तो अक्कड़ बकड़ खेलने का अपना ही मजा होता है।
बोले which one is the main arena of cellular activity? साइटोप्लाज्म के साथ साथ जब न्यूक्लियस भी दिया हो तो मजा अपना ही होता है। ऐसा ही कल कुछ मजा आपको 16 क्वेश्चंस में मिलेगा। ऑप्शन ही तो है, मतलब इतना सरल पेपर बनाओ कि बच्चा बिना अक्कड़ बकड़ खेले ही वहां से बाहर आ जाए। जल्दी जल्दी टिक करवा लो उनसे, सिलेबस से ही पेपर बनाओ और वहीं से उनसे सिली मिस्टेक्स करवाओ ताकि मेन एग्जाम में वो कोई गलतियां ना करे। मेरा लक्ष्य और टारगेट सिर्फ इतना ही होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो सोना नहीं आज रात को, क्योंकि आज कयामत की रात है, कल पेपर है। तो हम ये कह रहे थे 2 यूनिट मेम्ब्रेन, एक आउटर एक इनर, और दोनों मेम्ब्रेन जहां आपस में फ्यूज हो गई वहां पर इसकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई, न्यूक्लियर पोर बन गया। Outer membrane is continuous with rough air and inner membrane is supported by nuclear fibers lamina. Support तो कर ही रहा है, it also helps in reorganization of nuclear envelope. तो न्यूक्लियर एनवेलप के रीफॉर्मेशन में भी हेल्प करता है ये न्यूक्लियर या फाइबर्स लैमिना। इट also helps in reformation of, reorganization of, reappearance of, reassembly of nuclear envelope during, कब बनता है? टेलोफेज। टेलोफेज में ये न्यूक्लियर एनवेलप जब दोबारा से बनता है तो उसको बनाने में ये हेल्प करता है न्यूक्लियर फाइबर्स लैमिना। और क्या करता है न्यूक्लियर फाइबर्स लैमिना? इट फॉर्म्स न्यूक्लियर बास्केट, मतलब न्यूक्लियर पोर के ठीक नीचे इस तरह से फिश ट्रैप केज, मछली को पकड़ने वाली जो जाली जो होती है, इस तरह का एक नेटवर्क बन जाता है जिसे न्यूक्लियर बास्केट कहते हैं। मतलब कुछ चीजें न्यूक्लियस से बाहर जाएंगी साइटोप्लाज्म में, कुछ साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में एंटर करेंगी, तो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक जो बाई डायरेक्शनल ट्रैफिक चलेगा उस ट्रैफिक को रेगुलेट करने में भी इनका बड़ा शानदार रोल रहेगा। तो ये जो न्यूक्लियर या फाइबर्स लैमिना है, ये और क्या करता है? इट फॉर्म्स न्यूक्लियर बास्केट। न्यूक्लियर बास्केट का भी फॉर्मेशन कर रहा है जस्ट बिलो द न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर्स के ठीक नीचे उसने न्यूक्लियर बास्केट बना दिया है। फिश ट्रैप केज, मछली को पकड़ने वाली जाली, जो एक बड़ा सा रैकेट होता है, इसमें आगे नेट लगा होता है और पानी में इस तरह से डुबाया और फिश को, मछलियों को पकड़ लिया, फिशेस को। उस तरह का एक नेटवर्क यहाँ पे बन गया है। तो जहां पे और क्या कर रहा है, इसका एक काम और लिख रहा हूं कि न्यूक्लियर फाइबर्स लैमिना फंक्शन आगे धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। फिलहाल फंक्शन लिख रहा हूं, न्यूक्लियर लैमिना जो होता है, स्टार लगा के लिख रहा हूं क्योंकि फंक्शन बाद में क्लियर होगा। इट होल्ड्स, किसको होल्ड करता है? ये होल्ड करता है हेटेरोक्रोमेटिन को। कैसे करता है अभी आगे डिस्कस कर लेंगे, फिलहाल ट्रिपल स्टार इसलिए लगा दी। ये हेटेरोक्रोमेटिन को होल्ड करता है, ये टीलोमियर्स को होल्ड करता है, क्योंकि टीलोमियर और सेंट्रोमियर पे हेटेरोक्रोमेटिन ही होता है, कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन। अगर थोड़ा सा मॉलिक्यूल आपको याद आ रहा हो तो बेटा मेरे गुजरे जमाने, ये आगे डिस्कस हो जाएगा डायग्राम से, अपने आप मैं रिकॉल करवा दूंगा अपने आप आप लोगों को कि मैंने ऐसा पॉइंट लिखा था वहां पे। तो दो मेम्ब्रेन है, एक आउटर एक इनर, जहां आपस में फ्यूज हो गई वहां पे इसकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई और न्यूक्लियर पोर का फॉर्मेशन हो गया। तो न्यूक्लियर पोर का फॉर्मेशन दोनों यूनिट मेम्ब्रेन के फ्यूजन से हुआ है, दोनों यूनिट मेम्ब्रेन के फ्यूजन से। और ये पोर कोई सिंपल पोर नहीं, ये जो पोर दिख रहा है ये कोई सिंपल पोर नहीं है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है। अप्रोक्सीमेट 50 साइट्स, 50 तरह की प्रोटीन्स यहां पर इकट्ठा हो जाती है, तब जाकर बनता है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। ये कोई सिंपल पोर नहीं है। ऐसे कुछ सिंपल सा होगा तो कोई भी एंट्री कर लेगा, कोई भी एग्जिट कर लेगा। नहीं नहीं, ऐसे कुछ भी न्यूक्लियस में एंटर नहीं कर सकता, कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता। बड़ा शानदार रेगुलेशन और कंट्रोल रहता है। तो 50 तरह की प्रोटीन यहाँ पे इकट्ठा हो गई, तब जाकर न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स बनता है। सिंपल पोर नहीं है यहाँ पे। each pore has each pore has each pore has additional structure। न्यूक्लियर पोर विद एडिशनल स्ट्रक्चर बोले तो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स 50 तरह की प्रोटीन यहाँ पे इकट्ठा होती है, जब जाकर ये पोर कॉम्प्लेक्स बनता है। बाहर की तरफ जो रिंग दिख रहा है ये आउटर एनुलस है, ये इनर एनुलस है। दोनों को मिलाकर बोलेंगे एनुलाई, प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया।
तो 50 टाइप्स की प्रोटीन्स यहां पर है। अगर इस आउटर एनुलस को आप देखें तो इट हैज वन सेंट्रल ग्रेन्यूल, एक सेंट्रल ग्रेन्यूल होता है और 8 पेरिफेरल ग्रेन्यूल्स होते हैं। एक सेंट्रल ग्रेन्यूल है और 8 पेरिफेरल ग्रेन्यूल्स हैं। 8 पेरिफेरल ग्रेन्यूल्स हैं और ये सेंट्रल और पेरिफेरल ग्रेन्यूल आपस में कनेक्टेड रहेंगे। सब कुछ प्रोटीन का बना है रेडियल स्पोक्स के थ्रू। ये जो ब्लू कलर के जो थ्रेड दिखा रहा हूं, सब कुछ प्रोटीन का बना है, रेडियल स्पोक्स बोल रहे हैं। और ये पेरिफेरल ग्रेन्यूल्स भी आपस में कनेक्टेड रहेंगे इस तरह से। सब कुछ प्रोटीन का बना है। ये आउटर एनुलस बन गया है, ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर बन गया। ये आउटर एनुलस है, ये एनुलस है, रिंग है। तो पोर सिंपल पोर नहीं है, 50 तरह की प्रोटीन यहां पे इकट्ठा होती है, तब जाकर ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स बनता है। तो इस न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स में जो 50 टाइप्स की प्रोटीन है बेटा, उन सबको मिलाकर बोलते हैं न्यूक्लियर पोरीन्स। ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है। ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है। इसमें अप्रोक्सीमेट 50 टाइप्स, 50 तरह की प्रोटीन्स होती हैं। अप्रोक्सीमेट 50 टाइप्स प्रोटीन्स हैं। और जो 50 तरह की प्रोटीन्स यहां पर मौजूद हैं, उन सबको मिलाकर एक साथ बोल देंगे न्यूक्लियोप्लाज्मीन्स। क्या बोल देंगे? या फिर बोलेंगे न्यूक्लियोपोरीन्स। पोर बन गया है, टनल बन गया है, चैनल बन गया है, जिससे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल चलेगा। तो पोर सिंपल पोर नहीं है, ईच पोर हैज एडिशनल स्ट्रक्चर। न्यूक्लियर पोर विद एडिशनल स्ट्रक्चर बोले तो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। तो ट्रैफिक को रेगुलेट किया जा रहा है। कुछ चीजें न्यूक्लियस से बाहर आ रही है तो साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस में एंटर कर रही है। याद करो, अंदर डीएनए होगा तो डीएनए से आरएनएस बनेंगे, वो आरएनएस बन के यहां से बाहर आएंगे। अंदर डीएनए है, उस डीएनए को पैक करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन चाहिए, वो हिस्टोन प्रोटीन यहां से अंदर जाएगा। डीएनए को अनवाइंड करने के लिए नॉन हिस्टोन प्रोटीन चाहिए, वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन यहां से अंदर जाएगा। इन राइबोसोम्स को बनाने के लिए, इन दोनों सेगमेंट को बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए, तो प्रोटीन भी यही बनेगा। प्रोटीन हमेशा बाहर ही बनता है, साइटोप्लाज्म में। Proteins always synthesized in cytoplasm. Prokaryotes as well as eukaryotes, without any exception, प्रोटीन हमेशा साइटोप्लाज्म में ही बनता है। इन राइबोसोम की दोनों सेगमेंट की असेंबली के लिए प्रोटीन चाहिए, वो भी यही बनेगा, फिर वो अंदर जाएगा। तो कुछ चीजें न्यूक्लियस से बाहर आ रही है, कुछ अंदर जा रही है। तो ये जो ट्रैफिक चल रहा है, बाहर क्या आ रहा है? मैसेंजर आरएनएज बाहर आ रहे हैं, एमआरएनएज बन के बाहर आ रहे हैं। बाहर क्या आ रहा है? ट्रांसफर आरएनएज बाहर आ रहे हैं। बाहर क्या आ रहा है? नहीं, आरआरएनए अकेला बाहर नहीं आता, आरआरएनए अंदर बनता है। ये आरआरएनए है, ये आरआरएनए है, ये आरआरएनए है, ये आरआरएनए है। अंदर जो रेड कलर से दिखा है वो आरआरएनए है। आरआरएनए अंदर बनते हैं, प्रोटीन बाहर बनता है, वो प्रोटीन अंदर जाता है, वो आरआरएनए के साथ मिलता है। और आरआरएनए प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं राइबोसोमल सब यूनिट्स। अकेला आरआरएनए बाहर नहीं आ रहा, तो राइबोसोमल सबयूनिट्स की फॉर्म में बाहर आ रहा है, और आरआरएनए प्लस प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स राइबोसोमल सबयूनिट्स बाहर आ रही है। मतलब आरआरएनए और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होगा ये। तो कुछ चीजें न्यूक्लियस से बाहर आ रही, कुछ चीजें न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर रही है, कुछ चीजें न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर रही हैं। क्या एंटर करेगा? हिस्टोन प्रोटीन चला जाएगा। डीएनए को पैक करने के लिए, अंदर डीएनए है, उसे पैक करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन बाहर ही बनता है, चाहे वो हिस्टोन हो या नॉन हिस्टोन, तो यहां से बन के अंदर चला जाएगा। उस डीएनए को अनवाइंड करने के लिए नॉन हिस्टोन्स प्रोटीन चाहिए।
वो प्रोटीन यहां से अंदर चला जाएगा। अंदर डीएनए है, जब भी वो डीएनए रेप्लिकेट होगा या वो ट्रांसक्राइब होगा, यानी डीएनए से डीएनए बने या आरएनए बने, न्यूक्लियोटाइड्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो न्यूक्लियोटाइड यहीं से अंदर एंटर करते हैं। तो ये जो चल रहा है इसको बोलते हैं न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक बाई डायरेक्शनल ट्रैफिक। न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक बाई डायरेक्शनल ट्रैफिक। जब एनसीईआरटी कहता है आरएनएज एंड प्रोटीन्स इन बोथ डायरेक्शन, इसका मतलब राजकुमार सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आरएनएज बाहर आएंगे और प्रोटीन्स अंदर जाएगा। जब एनसीईआरटी कहता है आरएनएज एंड प्रोटीन्स इन बोथ डायरेक्शन, इसका मतलब ये मत समझना कि आरएनए अंदर भी बनता है बाहर भी बनता है, प्रोटीन यहां भी बनता है प्रोटीन वहां भी बनता है, नहीं, प्रोटीन बाहर ही बनेगा, आरएनए अंदर ही बनेगा। तो आरएनएज एंड प्रोटीन इन बोथ डायरेक्शन, मतलब आरएनएज बन के इधर आ रहे हैं, प्रोटीन बन के अंदर जा रहा है। तो ये जो ट्रैफिक चल रहा है इसे न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक बाइडायरेक्शनल ट्रैफिक बोल रहे हैं। इन दिस ट्रैफिक इज रेगुलेटेड बाय न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। ये जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है इसको रेगुलेट करता है, इसको कंट्रोल करता है। तो ये जो पोर कॉम्प्लेक्स है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, इस कंट्रोल्स, इट रेगुलेट्स न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक बाइडायरेक्शनल ट्रैफिक एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। न्यूक्लियस के अंदर होगा न्यूक्लियोप्लाज्म, उसमें आपको क्रोमेटिन नेट मिलेगा, उसके अंदर आपको न्यूक्लियस दिखाई देगा। तो भी कंटिन्यू। अरे अबू तल्ला गजब की राइटिंग है, राइटिंग देखी कहाँ है अभी? वो तो हमें एनसीईआरटी ने निकम्मा बना दिया, वरना हम भी एनसीईआरटी, हम भी आदमी थे थोड़े कैलीग्राफी के। अबू तल्ला, लो भैया अबू तल्ला तुम्हारा ए लिख देते हैं, क्या याद रखोगे? अभी लिखते हैं, चलो यही लिख देते हैं। पसंद आया कि नहीं आया? तो फिर थोड़ा सा और लिख देते हैं। क्या समझा था? कोचिंग इंस्टीट्यूट का सिर्फ कोच है मैं, शिक्षक हूं मैं। तो ढूंढना है तो अपने अंदर खूबियां ढूंढ। हेलो, ढूंढना है तो अपने अंदर खूबियां ढूंढ, क्योंकि कमियां निकालने के लिए तो लोग हैं ना। जब रखने ही कदम तो फिर आगे रख, क्योंकि पीछे खींचने के लिए तो लोग हैं ना। जब समझना ही है तो पीयूष पापा की क्लास में एनसीईआरटी समझ, क्योंकि मॉडल रटने के लिए तो लोग हैं ना। बस 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 आराम से ये सब अपन रैली में आए हैं, किराए पे लाए गए हो आप लोग, 10-10 रुपए दे के रैली के अंदर आपको इंसानों की तरह बैठो, डरा डरा के मास्टर को मार दोगे किस दिन तुम लोग। जल्दी नोट कीजिए बेटा जी। बेटा जब क्लास ही आप घर से ऑनलाइन कर रहे हो आशुतोष, तो और टेस्ट आपको ऑफलाइन चाहिए? कमाल करते हैं पांडे जी, कंफ्यूज कर दिया है। व्हाट्सएप नंबर का क्या करना है अबू? कोई क्वेश्चन या डाउट पूछना है तो लिख देता हूं।
बाप की उम्र का इंसान हूँ, एक ही नंबर रखता हूँ। तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि हर दिन नंबर चेंज करके कॉल करूं। ओ, उतना ही बोला कर जिससे तेरा शारीरिक तंत्र बना रहे। नहीं बोला। हाँ, तुम कहाँ बोलोगे, तुम्हारा रिजल्ट बोलेगा। कॉलिंग इज नॉट अलाउड। ब्लॉक हो जाएगा पहली बार में। पिटने का काम कर रहे हो। क्या? गॉड ब्लेस यू तब्बू। अबे रुलाएगा क्या? ज्यादा तारीफ करोगे मास्टर बिगड़ जाएगा। कुछ समझ में आ भी रहा है बेटे? अभी पेपर दे लो कल का, मंडे से बताता हूँ आपको लिंक का रोल क्या है। उस लिंक पे पीयूष पापा कुछ काम की चीजें हैं कि नहीं है। हाँ, ये 8 हड्डियां होती हैं। शशि लता टिंडे पका तेरे टिंडे कच्चे हैं। कार्पल्स। 206 हड्डियां टिप्स पे याद करवा दूंगा एमबीबीएस के लिए। चिंता मत करो तुम लोग कम वक्त तो। क्या कह रहे हैं राजकुमार? पता चलेगा तुम्हें टारगेट जब दूंगा कि आज बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ो 3 दिन के लिए। फिर उस पे कुछ मुझे लगेगा अरे बच्चा लिपिड का एब्जॉर्प्शन नहीं समझ पा रहा है, चलो इसके नोट्स बना के डाल देते हैं। सिंपल सिंपल से नोट्स एक सीक्वेंस में ताकि समझे। फिर बच्चा लगेगा ब्रीदिंग पढ़ रहा है, अरे केमिकल और उसको थोड़ा कंट्रोल समझ में नहीं आ रहा है। केमिकल कंट्रोल समझ में नहीं आया कि O2 CO2 से किस तरह से पॉन्स और मेडुला वर्क करता है। डीआरजी वीआरजी का कंसेप्ट समझ में नहीं आया। न्यूरल कंट्रोल ऑन ब्रीदिंग। बच्चा सर्कुलेशन पढ़ रहा है, थोड़ा कार्डियक साइकिल में अटक रहा है। ब्लड क्लॉटिंग के फिनोमिनन में अटक गया है। ईसीजी पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। बच्चे को थोड़ा रास रास नहीं आया। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। बच्चे को याद नहीं हुआ कि फुलक्रम क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, एफर्ट क्या होता है, 3 1 2 3 मतलब। आई एम एमफिल इन जूलॉजी। मेरा बेटा कहता है पापा आप सेल कैसे पढ़ाते हो? सेल तो बॉटनी में आता है। मतलब बेटा सेल सभी में आता है राजा। मतलब सेल वॉल और प्लास्टिड अपने पास नहीं आते, बाकी सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हो गया बेटू? कौन बचा? अरे बाप रे। डू इट फास्ट, डू इट फास्ट। बस बेटा, कितना बोलते हो आप लोग। हम्म। बैच कब शुरू हुआ था आप लोगों का? 9
दिसंबर में शुरू होता है। रेड कलर नहीं दिख रहा, सॉरी, ध्यान नहीं रहा, अगली बार लाल से लिख दूंगा। हो गया डॉक्टर साहब? क्या लगता है इस जीवन में हो पाएगा? पैर यहाँ रख लिया करो ना तुम लोग, ऐसे अकड़ नहीं जाएंगे पैर, है? अभी तो 2 क्लास हो रहे हैं, आगे खिसक जा थोड़ा सा, पैर यहाँ रख ले, रिलैक्स होके बैठ, कोई बात नहीं। पढ़ाई नहीं करते हो इसलिए टोकता हूँ, बाकी तो बच्चों की तरह ही हो। मिटाऊं अब? आखिरी 1 मिनट है। बोर्ड अब ठीक दिख रहा है आप लोगों को, घर वालों? ओके बेटे। हाँ बेटो, हाँ बेटा। अरे यार, ओफो, हार्मोन ही नहीं पढ़ा तुमने। पढ़ो तो आज जाके, क्वेश्चन करने से पहले सोचो। एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, उसने हार्मोन रिलीज किया, अब वो डक्टलेस है, हार्मोन ब्लड में आ गया, ब्लड से होते होते सेल के पास पहुंच, मेम्ब्रेन को तो क्रॉस करके न्यूक्लियस तक तो तब पहुंचेगा ना जब हार्मोन लिपिड सोलुबल होगा। तो पहले हार्मोन के बारे में पढ़ो, उसका केमिकल नेचर, ये वाटर सोलुबल है, लिपिड सोलुबल है, उसके लिए रिसेप्टर मेम्ब्रेन में है या अंदर साइटोप्लाज्म में है, कुछ के लिए न्यूक्लियस के अंदर भी तो होते हैं, तो जिसके लिए रिसेप्टर उसी के पास पहुंच जाएगा वहां। उस तरह से नेचर ने उस हार्मोन को बनाया है, उस नेचर का। वाटर सोलुबल हार्मोन, लिपिड नेचर हार्मोन, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। क्या बेटो? ये 50 तरह की प्रोटीन्स है, न्यूक्लियोप्लाज्मिन्स बोलते हैं। किसका नाम? एनुलस रिंग को बोलते हैं। एनुलाई का नंबर गिन के ही तो हम बताते हैं कि प्लांट की एज क्या है। बेटे डेंड्रो भूल गए क्या? हो गया? डन। खींच ले, फोटो खींच ले, तू मन में मत रख, खींच ले। एक प्रिंटर आता है छोटा सा, वो ला के इसे फोन पे चिपका लेना, इधर फोटो खींची, इधर प्रिंट आउट आ गया, इधर एनसीईआरटी पे चिपका देना। सुनो अब, अरे मैं कहाँ आईआईटी में हूँ यार। अरे इसका क्या, फोटो तो मेरा मिल जाएगा, उसके ऊपर ही मिल जाएगा, मैंने बना के नोट डाल रखे कई सारे। बात है। तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियर मैट्रिक्स होगा, उसमें क्रोमेटिन नेट दिखाई देगा, उसमें आपको न्यूक्लियोलस भी दिखाई देगा। ये देखिए बेटा जी,
ये न्यूक्लियस, ये अपने न्यूक्लियर या फाइबरस लैमिना बना दिया बेटा से। ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं जिन्होंने अंदर की तरफ एक लेयर बना दिया जिसे न्यूक्लियर या फाइबरस लैमिना कहेंगे। ये एक साइटोस्केलेटल कंपोनेंट है बेटा से। तो अंदर जो मेटेरियल होगा उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। इधर अंदर जो मेटेरियल होगा उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्रोमेटिन नेट होगा और इसी में न्यूक्लियस होगा। तो यहां ये जो धागा जो अंदर दिख रहा है, अब ध्यान से सुन लेना, वरना जिंदगी भर क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में उलझे रहोगे और मैं क्वेश्चन क्रोमेटिड पर बना दूंगा। तो ध्यान से सुन लेना, और जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए ये वाला पार्ट, तो मेरे को बताना मैंने समझाया कैसा, कि आपको जिंदगी में क्रोमेटिन क्रोमोसोम की कुछ मायने समझ में आए या नहीं आए। तो अंदर ये धागा जो दिख रहा है, ये एक धागा, अंदर जो ये एक धागा दिख रहा है, इसको बोल रहे हैं क्रोमेटिन फाइबर। क्या बोल रहे हैं इसे? क्रोमेटिन फाइबर। ये क्रोमेटिन फाइबर है, ये धागा क्रोमेटिन फाइबर है, ये धागा क्रोमेटिन फाइबर है। एक से ज्यादा हो गए तो आप कहेंगे क्रोमेटिन फाइबर्स, बहुवचन हो गया, प्लूरल हो गया, फाइबर्स खूब सारे। ये जो धागा मैंने सेंटर में बनाया या पेरिफेरी पे बनाया, ये धागा क्रोमेटिन फाइबर है, ये धागा क्रोमेटिन फाइबर है, ये धागा क्रोमेटिन फाइबर है, ये क्रोमेटिन फाइबर है, ये क्रोमेटिन फाइबर है, ये क्रोमेटिन फाइबर है, और टोटल इनका नंबर 46 होगा। मैं ह्यूमन डिप्लॉयड सेल के रेस्पेक्ट में ही बात कर रहा हूं। अंदर टोटल ये 46 क्रोमेटिन फाइबर्स है। तो 46 धागे हैं, 46। ये धागे सब आपस में उलझे पड़े हैं। तो इन धागों ने अंदर की तरफ एक नेटवर्क बना दिया, उस नेटवर्क को आपने नाम दे दिया क्रोमेटिन नेट। क्रोमा कहते हैं कलर को और टीन कहते हैं थ्रेड को, क्रोमेटिन। धागा जो कलर ले ले वो क्रोमेटिन। ये जो टर्म है क्रोमेटिन, इट वाज गिवन बाय फ्लेमिंग। ये टर्म फ्लेमिंग ने दिया था, एनसीईआरटी में ही लिखा है। तो अंदर जो धागा दिख रहा है वो क्रोमेटिन फाइबर, ये क्रोमेटिन फाइबर है। एक समय को क्रोमेटिन फाइबर्स कहेंगे। एनसीईआरटी इन धागों को बोल रहा है न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स। इन धागों को एनसीईआरटी कह रहा है न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स, न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स। हम थोड़ा सा इलेबोरेट कर देते हैं। न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, ये धागा न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन का बना है। न्यूक्लिक एसिड में मेनली डीएनए होगा और प्रोटीन्स में मेनली हिस्टोन्स होगा। 5 तरह की हिस्टोन्स आप लोगों ने पढ़ी है, H1, H2A, H2B, H3, H4। तो मतलब अंदर ये धागा जो दिख रहा है ब्लैक कलर का, ये जो धागा जो दिख रहा है इसे आप क्रोमेटिन फाइबर कह रहे हो, इस धागे को न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर कह रहे हो। ये धागा अकेला डीएनए नहीं है, इसके साथ साथ हिस्टोन्स भी है। हिस्टोन यहां क्या कर रहा है? इस धागे को पैक कर रहा है। क्यों पैक कर रहा है? मजबूरी है। बोले क्या मजबूरी है? बोले मजबूरी ये है कि न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है। बोले कितना छोटा है? 5 से 10 माइक्रोन मीटर का न्यूक्लियस है। बोले तो क्या हुआ? बोले तो ये हुआ कि इतने छोटू से न्यूक्लियस में इतना लंबा धागा नहीं आएगा। बोले आ जाएगा। बोले कैसे आएगा? बोले इसलिए आ जाएगा क्योंकि इस धागे का डायमीटर बहुत कम है। बोले कितना कम है? बोले सिर्फ 2 नैनोमीटर है। बोले तो 20 एंगस्ट्रॉम।
तो आ जाएगा, बोले नहीं आएगा, बोले अभी भी नहीं आएगा, बोले हाँ नहीं आएगा, बोले इसलिए नहीं आएगा क्योंकि धागा एक नहीं 46 है। कोई एक धागा थोड़ी है जो वहां पे आ गया, धागे बहुत सारे हैं, टोटल 46 है। बोले तो क्या हुआ, बोले तो ये हुआ कि उन 46 धागों को किसी की लंबाई इतनी है, किसी की लंबाई इतनी है, किसी की लंबाई इतनी है, ये सारे धागे एक जैसी लेंथ के नहीं है, दे आर डिफर इन, दे आर वेरी इन देयर लेंथ, इन सबकी लेंथ अलग अलग है। अगर इन सभी को जोड़ा, पहले को रखा, दूसरे को रखा, तीसरे को रखा, सभी धागों को जोड़ दिया क्रोमेटिन फाइबर्स को, तो इस पूरे क्रोमेटिन फाइबर की लेंथ टोटल हो जाएगी अप्रोक्सीमेट 2 मीटर। तो लेंथ 2 मीटर के आसपास हो जाएगी। न्यूक्लियस बहुत छोटा है, 5 से 10 माइक्रोन मीटर का न्यूक्लियस, इतने से न्यूक्लियस में 2 मीटर लंबा धागा नहीं आ पाएगा क्योंकि मॉलिक्यूल एक नहीं है, 46 है। इसलिए उस धागे को वहीं अंदर रखना है। जब अंदर वहां रखना है तो इन धागों को थोड़ा 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 पैक कर दिया, समेट दिया। ये काम किसने किया? हिस्टोन ने। तो हिस्टोन ने इस धागे को पैक कर दिया इसको, ताकि वो कम जगह पे आ जाए। मजबूरी थी ना, घर छोटा था, सामान ज्यादा था, एक 2 BHK फ्लैट हो और उसमें घर में सामान भी रखना है तो सामान को समेट समेट के रखना पड़ेगा ताकि व्यवस्था बनी रहे। मजबूरी है, कोई बंगलों में थोड़ी रहने अपना अंबानी के एंटिलिया में, तो सामान को समेट समेट के ताकि घूमने फिरने और चलने के लिए जगह बने। ये व्यवस्था है, ये रेगुलेशन है। तो न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है, डीएनए का एक नहीं 46 मॉलिक्यूल्स है, टोटल लेंथ 2 मीटर के आसपास हो जाएगी। और इतना लंबा धागा इतने से न्यूक्लियस में नहीं आएगा क्योंकि 5 से 10 माइक्रोन मीटर का होता है टोटल। तो उन धागों को 46 धागे, उन धागों को समेट दिया गया, थोड़ा 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 पैक कर दिया गया ताकि वो कम जगह पर आ जाए। ये काम किसने किया? हिस्टोन। तो स्टोन ने इसे पैक कर दिया। तो कोई आपसे कहे व्हाट इज क्रोमेटिन, आप सिंपली सिंपली बोलना डीएनए हिस्टोन कॉम्प्लेक्स। ये धागा अंदर जो ब्लैक कलर का धागा दिख रहा है, ये अकेला डीएनए नहीं है, ये डीएनए की कंडेंस फॉर्म है। और कंडेंस और पैक किसने किया? हिस्टोन। अकेला डीएनए कभी सेल में रह ही नहीं सकता, सामान घर में बिखेर के रख ही नहीं सकते, वो 2 BHK है, हमेशा उस सामान को समेट करना पड़ेगा। बेड भी बॉक्सेस वाले बनेंगे, डाइनिंग टेबल भी फोल्डेबल वाली बनेगी कि घर में मेहमान नहीं है तो उसको चिपका दिया दीवार पे, एनसीईआरटी का वॉलपेपर सामने रिफ्लेक्ट होगा और जैसे ही मेहमान घुसेंगे उसको स्लाइड कर लेंगे, डाइनिंग टेबल खुल जाएगा। शू रैक भी दरवाजे के पीछे लगा दिया जाएगा, जैसे ही घुसे दरवाजे के अंदर वही जूते वही टांग दिए। सोफे के नीचे भी ड्रॉज लगवाई जाएगी ताकि क्रॉकरी उसके अंदर ठूस दी गई। तो व्यवस्था करनी पड़ती है, सारी सारी व्यवस्था करनी पड़ी ताकि घूमने फिरने को जगह मिले उस घर में। सामान बिखेर के रख नहीं सकते, सामान ज्यादा, घर का सामान भी बाहर फेंक नहीं सकते कि वॉशिंग मशीन बाहर फेंक दी, बोले 46 की जरूरत क्या है, ले एक्स और वाई फेंक दो बाहर, ये फर्स्ट नंबर का क्रोमोसोम फेंक दो बाहर, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। वो सारा सामान अंदर रखना पड़ेगा। तो ये जो है डीएनए को पैक किया गया, ये काम ह्यूस्टन ने किया। तो कोई आपसे कहे व्हाट इज क्रोमेटिन, आप सिंपली सिंपली कहना डीएनए हिस्टोन कॉम्प्लेक्स। डीएनए की कंडेंस्ड फॉर्म है, उसको पैक करके रखा गया। पैक करने का काम हिस्टोन ने किया, हिस्टोन ने उसे पैक कर दिया। अरे भाई पैक कर दिया तो ये अनपैक कैसे होगा, अनवाइंड कैसे होगा, ये खुलेगा कैसे? अरे भाई इसे खोलना क्यों है? अगर इसे नहीं खोला गया तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स अलग कैसे होंगे, और अलग नहीं होंगे तो टेम्पलेट कैसे मिलेंगे, और टेम्पलेट नहीं मिलेंगे तो रेप्लिकेशन कैसे होगा, ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगा? बोले ओ तेरी, वो तो भूल ही गए। तो बोले खोल देंगे ना, बोले कौन खोलेगा? बोले खोलने का काम कौन कर देगा? नॉन हिस्टोन्स। तो हिस्टोन उसे पैक कर देता है, जरूरत पड़ी तो उसे खोल लेता है, ये काम कौन कर देता है? नॉन हिस्टोन। हिस्टोन्स, नॉन हिस्टोन, पैकेजिंग, अनपैकेजिंग, डीएनए को कोइल करने का काम हिस्टोन करता है, और उसे खोलने का काम नॉन हिस्टोन करता है। कब खुलता है? रेप्लिकेशन के समय। कब खुलता है? ट्रांसक्रिप्शन के समय। हर वो प्रोटीन, हर वो एंजाइम जो रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है, वो नॉन हिस्टोन है, वो नॉन हिस्टोन है। They are not histone, that's why they are non-histones. हर वो प्रोटीन, हर वो एंजाइम जो रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करेगा, वो नॉन हिस्टोन है। चाहे वो डीएनए पॉलीमरेजेस हो, चाहे वो आरएनए पॉलीमरेजेस हो, चाहे वो हेलिकेज हो, चाहे वो एसएचवी प्रोटीन हो, चाहे वो टोपोआइसोमेरेज हो, सब के सब नॉन हिस्टोन्स है, बिकॉज दे आर नॉट हिस्टोन्स, हेंस दे आर नॉन हिस्टोन्स। ह्यूमन, नॉन ह्यूमन। अरे भगवान है ना, आप ही तो कहते बच्चे भगवान का रूप होते हैं।
तो जो हिस्टोन है दूसरा नॉन हिस्टोन, जो हिस्टोन नहीं वो नॉन हिस्टोन। हर वो प्रोटीन, हर वो एंजाइम जो रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करेगा वो नॉन हिस्टोन है। जो हिस्टोन नहीं वो नॉन हिस्टोन है। तो हिस्टोन प्रोटीन डीएनए को पैक करता है और डीएनए को खोलने का काम नॉन हिस्टोन कर रहा है। खुलता कब है? रेप्लिकेशन के समय, ट्रांसक्रिप्शन के समय। तो हर वो प्रोटीन, हर वो एंजाइम जो रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करेगा वो नॉन हिस्टोन है। तो इनको खोलने का काम कौन करेगा? नॉन हिस्टोन्स। और खोल के क्या बना देंगे? आरएनएस बना बना के बाहर भेज देंगे। 3 तरह की नॉन हिस्टोन्स आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ी होंगी, नहीं तो रिकॉल करना आज जाकर। एक होता है स्ट्रक्चरल, जिनको स्कैफोल्ड भी बोलते हैं। एक होता है एंजाइमेटिक, एक होता है रेगुलेटरी। 3 तरह की नॉन हिस्टोन्स होते हैं। फिर समझो, अंदर ये जो धागा दिख रहा है ये क्रोमेटिन फाइबर, ये न्यूक्लियर प्रोटीन फाइबर है। चाहे मैंने पेरीफेरी पे बनाया है, सेंटर में बनाया, ये टोटल 46 धागे हैं। ये क्रोमेटिन फाइबर्स हैं, ये न्यूक्लियर प्रोटीन फाइबर्स है। ये धागा अकेला डीएनए नहीं है, ये धागा डीएनए की कंडेंस फॉर्म है। ये डीएनए को समेट के रखा गया। ये काम कौन कर रहा है? हिस्टोन कर रहा है। तो ये धागा जिसे आप क्रोमेटिन फाइबर कह रहे हो, ये धागा डीएनए हिस्टोन कॉम्प्लेक्स है, डीएनए की कंडेंस फॉर्म है। उस डीएनए को समेट के रखा गया। तो अंदर 46 धागे हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स, और अंदर सब आपस में उलझे पड़े हैं क्योंकि न्यूक्लियस का साइज तो छोटा सा। तो इन सब ने मिलकर अंदर एक नेटवर्क बना दिया, जिसे बोला क्रोमेटिन नेट। जस्ट पूरे नेटवर्क की आपने स्टेनिंग कर दी, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, आपने उसको रंग दिया। जब उसकी स्टेनिंग कर दी तो कहीं पे लाइट कलर आया, और कहीं पे लाइट कलर आया, और कहीं पे डार्क कलर आया। जहां पे कॉइलिंग ज्यादा हो रखी थी वो डार्क कलर लेगा, जहां पे लूज कॉइलिंग हो रखी थी उसने लाइट कलर लिया। तो कहीं पे कॉइलिंग ज्यादा हो रखी थी, जिसको ज्यादा पैक कर दिया, मोर कंडेंस है, ये डार्क कलर लेगा। जिसकी पैकेजिंग ज्यादा हो गई उसने डार्क कलर लिया, जिसकी पैकेजिंग ज्यादा हो गई उसने डार्क कलर लिया, और जिसकी पैकेजिंग कम हुई उसने लाइट कलर लिया। तो 2 एरियाज आपको मिले, कहीं पे डार्क कलर आया, कहीं पे लाइट कलर आया। जिसने लाइट कलर लिया उसको नाम दे दिया यूक्रोमेटिन, और जिसने डार्क कलर लिया उसको नाम दे दिया हेट्रोक्रोमेटिन। ये यूक्रोमेटिन है लूजली कॉइल्ड, और जहां पे कॉइलिंग ज्यादा हो गई ये हेट्रोक्रोमेटिन है, और ये यूक्रोमेटिन है। आप समझो ऐसा क्यों किया गया? किसी को ज्यादा पैक कर दिया, किसी को कम पैक किया। सबको एक जैसा पैक क्यों नहीं किया? रिक्वायरमेंट। घर में जितना भी सामान है सारे सामान को पैक कर करके अंदर बॉक्स में नहीं रखते। आप समझो मेरी बात। ये जो यूक्रोमेटिन जो होता है ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, और हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव या लेस एक्टिव होता है। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव का मतलब क्या है? ट्रांसक्रिप्शनली का एक्टिव मतलब ये जो डीएनए है जिसको आप यूक्रोमेटिन बीच वाले को बोल रहे हो, ये ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करता है। ये डीएनए खुलेगा और दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाएंगे और ये आरएनएस बनाएगा। लेकिन ये वाला जो डीएनए होता है ये ट्रांसक्रिप्शन के रेस्पेक्ट में इनएक्टिव होता है, इससे कभी भी आरएनए नहीं बनता है। अब व्यवस्था देखो, इतनी सी सेल के अंदर न्यूक्लियस में भी व्यवस्था, न्यूक्लियर पोर की व्यवस्था तो आपने देखी, मैंने पहले ही क्लास में कहा था। तो इतना स्मॉल होकर इतना कंट्रोल, इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना रेगुलेटेड कैसे हो सकता है? दैट्स व्हाई आई लव सेल। बेटा ऑर्गेनिज्म, क्या बराबरी करोगे आप सेल की? व्यवस्था देखो, जो डीएनए ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है उसको कम पैक किया गया, उसे सेंटर में रख दिया गया, और जो डीएनए ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है उसको ज्यादा पैक करके उसको पेरीफेरी पे पीछे 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 पीछे। जो सामान घर में रोज काम आ रहा है, वो 4 कप जिनके डंठल टूट चुके हैं, वो 4 चम्मच जो टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी, वो पकड़, वो चिमटा जिसकी स्प्रिंग टूट चुकी, नहीं समझ में आया, वो प्लेटें जिनके किनारे टूट चुके। जो रोजमर्रा का सामान है, 10-12 बर्तन जो है वो सामने ही स्लैब में फर्स्ट ड्रॉवर में ही रख दिए जाते हैं, जो रोज काम में आते हैं। वो चाय बनाने वाला टोपिया या बर्तन भांडा,
वो रोज काम में आ रहा है, उसको सामने रख दिया गया। और जो काम सामान रोज काम में नहीं आता, वो चांदी की पूरी क्रॉकरी, वो लाऊ पला के पूरे बर्तन भांडे, वो डिनर सेट जो मम्मी को किट्टी पार्टी में गिफ्ट में मिला था, या पापा के रिटायरमेंट पे ऑफिस वालों ने दिया था, वो सारा सामान जो रोज काम में नहीं आ रहा, वो नई कुछ बेडशीट्स हैं जो मेहमान घर में आएंगे उनके लिए स्पेशल, अच्छा ये भी है इनके घर में, सनील की रजाइयां, जो सामान रोज काम में नहीं आ रहा है उसको पैक कर करके बेड के बॉक्स में रख देते हैं, अलमारी में पीछे रख देते हैं, पीछे पीछे पीछे। ये व्यवस्था करनी पड़ती है, व्यवस्था करनी पड़ती है। जो डीएनए ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा उसको कम पैक किया गया, उसको सेंटर में रख दिया, इसको बार बार ट्रांसक्रिप्शन के लिए खुलना है। याद करो, केवल 2% के लिए ये काम करना है सेल को। एक सेल में जितना भी डीएनए होता है, टोटल जीनोम का केवल 2% ही अपने आप को एक्सप्रेस करता है। जीन एक्सप्रेशन, मतलब इनके पास जो भी बात होगी वो अपनी बात किसी को कहेंगे, इसको बोलेंगे मैसेंजर आरएनए को, वो अपनी इंफॉर्मेशन दे देंगे एमआरएनए को, एमआरएनए इंफॉर्मेशन लेकर बाहर आ जाएगा कोडॉन्स की फॉर्म में, उस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे ट्रांसलेट कर देंगे और उससे प्रोटीन या एंजाइम बना लेंगे। कुछ याद आ रहा है? केवल 2% को तो ऐसा करना है, बाकी 98% तो ट्रांसक्रिप्शन इनएक्टिव है। तो सेल के अंदर व्यवस्था देखिए, ये जो यू क्रोमेटिन जो होता है ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, एक्टिव है। और जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है ये ट्रांसक्रिप्शनली लेस एक्टिव या इनएक्टिव है। ये दो चीजें लिखी है मैंने इसको लेस एक्टिव भी बोल दिया, इनएक्टिव भी बोल दिया। ऐसा क्यों बोला? एक्चुअली हेट्रोक्रोमेटिन दो तरह का होता है। कुछ डीएनए वो होता है जो कभी भी ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, कभी भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेगा, लेकिन कुछ डीएनए वो होता है जो डिमांड के अकॉर्डिंग काम करता है। अगर जरूरत है तो उस डीएनए के जीन एक्टिव हो जाएंगे, आरएनए बना देंगे, और जरूरत नहीं है तो उस पार्ट को पैक कर देंगे, उसको हेट्रोक्रोमेटिन में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब हेट्रोक्रोमेटिन दो तरह का होता है, एक होता है फैकल्टेटिव और एक होता है कॉन्स्टिट्यूटिव। सुना होगा आप लोगों ने सब कुछ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। दो तरह का हेट्रोक्रोमेटिन है, एक फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव मतलब ऑन डिमांड। याद करो, डीसीटी में और कलेक्टिंग डक्ट में जो वाटर इलेक्ट्रोलाइट का रीएब्जॉर्प्शन होता है वो हार्मोन्स की प्रेजेंस में होता है, एल्डोस्टेरोन और एडीएच की प्रेजेंस, वो फैकल्टेटिव है, वो सेकेंडरी रीएब्जॉर्प्शन है। जो पीसीटी में चलता है वो प्राइमरी एसेंशियल है, तो जो डीसीटी में चल रहा है वो ऑन डिमांड है, फैकल्टेटिव है। जब पानी की जरूरत ज्यादा है तो उस केस में उस पानी को बाहर नहीं निकालेंगे दोस्तों, तो वहां पे हार्मोन्स का रोल आ जाएगा। तो फैकल्टेटिव का मतलब ऑन डिमांड चल रहा है वो सब कुछ। तो रीएब्जॉर्प्शन डीसीटी में, एब्जॉर्प्शन एलिमेंट्री कैनाल या जीआईटी में होता है, रीएब्जॉर्प्शन नेफ्रॉन्स या किडनी में होता है। एब्जॉर्प्शन एलिमेंट्री कैनाल या जीआईटी में होता है, रीएब्जॉर्प्शन किडनी या नेफ्रॉन्स में होता है। टर्मिनोलॉजी बस यही है बायोलॉजी। आप समझो मेरी बात को, एक नॉर्मल फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और नॉर्मल मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम है। 23 पप्पा से आए, 23 मम्मा से आए, एक ऐसा आया, एक वाई से वाई आया, तो ये तो मेल बन। अगर दोनों तरफ से एक्स एक्स आएंगे तो फीमेल बनेगी। एक नॉर्मल फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, एक नॉर्मल फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम है, एक पैटर्नल होगा एक मैटर्नल होगा। और जब 2 एक्स क्रोमोसोम है और दोनों पर सिमिलर जीन्स हैं, और जब जीन प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो इन दोनों में से कोई एक टेम्पररी इनएक्टिव हो जाएगा। एक नॉर्मल फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम है और दोनों एक्स क्रोमोसोम पर सिमिलर जीन्स हैं, और जब जीन प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो दोनों में से कोई एक टेम्पररी इनएक्टिव हो जाएगा, दोनों में से कोई एक टेम्पररी इनएक्टिव हो जाएगा। कौन सा इनएक्टिव होगा इसका सिलेक्शन रैंडम होता है, कोई भी इनएक्टिव हो सकता है। और जो इनएक्टिव हो गया, जब उसे स्टेन करेंगे तो वो डार्क कलर लेगा या लाइट कलर, डार्क कलर। यू क्रोमेटिन या हेट्रोक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन। इसके बारे में किसने बताया? बारो बर्ट्रैम ने, हैंस नेम्ड बार बॉडी।
केवल बार बॉडी मत बोलो, जो मैकेनिज्म समझा रहा हूं उसको समझो। एक चीज रटी है, बार बॉडी। ये टर्म तो आपने पहले ही सीख लिया था 10वीं क्लास में, उसके बारे में जानते कितना है? पिछले साल भी बार बॉडी जानते थे, अभी भी बार बॉडी जानते। मैकेनिज्म तो समझो। जब कुछ नहीं बदलेगा तो लिविंग फॉसिल रह जाएंगे ना अपन। तो एक नॉर्मल फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम है और दोनों पर सिमिलर जीन्स हैं, और जब जीन प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो कोई एक एक्स क्रोमोसोम टेम्पररी इनएक्टिव हो जाएगा। जब वो इनएक्टिव हो गया तो जो आपसे कलर करेंगे, स्टेनिंग करेंगे, तो डार्क कलर लेगा या लाइट कलर? डार्क कलर। यूक्रोमेटिन या हेटेरोक्रोमेटिन? लेकिन ये इनएक्टिवेशन टेम्पररी हुआ है, जरूरत पड़ने पे दोबारा से एक्टिव हो जाएगा और फंक्शनल एक्स क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूटिव या फैकल्टेटिव? फैकल्टेटिव। इस पूरी मैकेनिज्म के बारे में बताया बार और बर्ट्रैम ने, हेंस नेम्ड बार बॉडी। तो कोई आपसे कहे व्हाट इज बार बॉडी, आप सिंपली कहिएगा इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम। कोई आपसे कहे व्हाट इज बार बॉडी, आप सिंपली कहिएगा इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम। तो जो बार बॉडी है वो फैकल्टेटिव का एग्जांपल है या कॉन्स्टिट्यूटिव का? फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन, टेम्पररी इनएक्टिव हुआ है, जरूरत पड़ने पे वो एक्टिव हो जाएगा और यूक्रोमेटिन की तरह काम करेगा। तो बार बॉडी फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन का एग्जांपल है। मतलब इसके लिए लेस एक्टिव टर्म काम में लो या इनएक्टिव? लेस एक्टिव। शाबाश। तो बार बॉडी इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर याद करो। एक टिपिकल क्रोमोसोम में एक सेंट्रोमियर होता है, एक शॉर्ट आर्म होती है, एक लॉन्ग आर्म होती है। ये क्रोमोसोम बना दिया आपने, और सेंट्रोमियर के दोनों तरफ एक काइनेटोकोर्स बना दिए। क्या बना दिए? काइनेटोकोर्स। ये एक टिपिकल क्रोमोसोम है, डिटेल तो बाद में पढ़ लेंगे। तो यहां जो डीएनए होता है सेंट्रोमियर पे, और यहां जो डीएनए होता है टीलोमियर पे, ये डीएनए कभी भी ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो टेलोमेरिक डीएनए और सेंट्रोमेरिक डीएनए कभी भी ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, पूरी सेल साइकिल में कभी भी नहीं होता। तो ये परमानेंटली ट्रांसक्रिप्शन में इनएक्टिव या टेम्पररी? परमानेंटली। तो कॉन्स्टिट्यूटिव या फैकल्टेटिव? कॉन्स्टिट्यूटिव। तो सेंट्रोमेर का जो डीएनए होगा सेंट्रोमेरिक डीएनए, और जो टेलोमेरिक डीएनए है वो कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन का एग्जांपल है। तो अंदर जो धागे दिख रहे हैं ये क्रोमेटिन फाइबर्स हैं। ये धागा अकेला डीएनए नहीं है, ये धागा अकेला डीएनए नहीं है, ये डीएनए की कंडेंस फॉर्म है। मजबूरी था क्योंकि न्यूक्लियस का साइज छोटा था, डीएनए का एक मॉलिक्यूल नहीं 46 मॉलिक्यूल थे, तो इसलिए इनको पैक करके रखना पड़ा, क्योंकि लेंथ 2 मीटर के आसपास आ रहा था टोटल लेंथ। इसलिए इन धागों को पैक किया गया, ये काम हिस्टोन ने कर दिया। तो हिस्टोन प्रोटीन डीएनए को पैक करता है, और जरूरत पड़ी तो इस धागे को खोल लिया, ये काम नॉन हिस्टोन करेगा। लेकिन 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 ये वाला जो नॉन हिस्टोन है, कौन सा वाला? स्कैफोल्ड, ये डीएनए की पैकेजिंग में हेल्प करता है। जो स्कैफोल्ड या स्ट्रक्चर नॉन हिस्टोन होता है वो डीएनए की पैकेजिंग में हेल्प करता है। तो क्वेश्चन मेरा ये हो गया, वो कौन कौन सा प्रोटीन है जो डीएनए की पैकेजिंग में हेल्प करेगा? हिस्टोन्स एंड स्कैफोल्ड नॉन हिस्टोन्स। कैसे पैकेजिंग करता है आगे डिस्कस कर। हिस्टोन प्रोटीन और स्कैफोल्ड नॉन हिस्टोन डीएनए की पैकेजिंग करता है, और जो एंजाइमेटिक और रेगुलेटरी नॉन हिस्टोन है वो डीएनए की अनबाइंडिंग या अनपैकेजिंग में इन्वॉल्व होता है। तो डीएनए की पैकेजिंग अनपैकेजिंग, तो डीएनए को पैक किया गया, लेकिन व्यवस्था देखो क्या शानदार व्यवस्था है इतने से न्यूक्लियस में। जो डीएनए ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा, उसको कम पैक किया गया और सेंटर में रख दिया गया, क्योंकि जब ये ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसको बार बार खुलना पड़ेगा। तो इसको ज्यादा पैक क्यों करें? क्योंकि फिर अनपैक करने के लिए एनर्जी खर्च होगा, और सेल ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे उसका एनर्जी बर्बाद हो। जो डीएनए ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, कौन सा, यू या हेट्रो?
यू। जो डीएनए ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, जिसको बार बार ट्रांसक्रिप्शन के लिए खुलना है, उसको कम पैक करके सेंटर में रख दिया, और जो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है उसको ज्यादा पैक करके पेरीफेरी पे रख दिया, पीछे पीछे। और देखो, न्यूक्लियर पोर के ठीक नीचे की जगह खाली रखी गई, न्यूक्लियर पोर के ठीक नीचे की जगह खाली रखी गई। अगर हो जाता ऐसा, कैसा, तो काम भी नहीं आता पैसा। अगर यहां भी हेट्रोक्रोमेटिन का नेटवर्क बना देते, एक तो यहाँ पे न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियोप्लाज्मिन्स का, ऊपर से न्यूक्लियर बास्केट भी होता है यहाँ पे, है ना, और ऊपर से ये हेट्रोक्रोमेटिन का नेटवर्क भी बना दे, तो यहां से जो आरएनएस बनेंगे, वो आरएनए यहां से बाहर कैसे निकलेंगे? सेल की तो सारी एनर्जी उस आरएनए को एग्जिट करने में ही खर्च जाएगी, तो जब यहां से बाहर निकल, वो तो फंस जाएगा इस नैरो रीजन में, इस बॉटल नेक रीजन। तो व्यवस्था देखिए, न्यूक्लियर पोर के ठीक नीचे की जगह खाली रखी गई, ताकि जो भी आरएनएस बने वो आराम से यहाँ से बाहर आ जाए, आराम से यहाँ से बाहर आ जाए, फिर उन आरएनएस को ट्रांसलेट करके बाहर प्रोटीन या एंजाइम बना ले। वरना उस आरएनए को बाहर धकेलने में अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता, तो सोचो सेल की, तो सेल जानती है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, वो जानती है एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, वो जानती है एंट्रोपी प्रोड्यूस नहीं करना, फ्री एनर्जी ज्यादा बनाना है, ये एंथैल्पी तो फिक्स ही हमारे पास में। सेल ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे उसका एनर्जी बर्बाद हो, और ये सेल का बना ऑर्गेनिज्म पूरा दिन भर बस स्क्रॉल कर करके अपनी एनर्जी बर्बाद करता रहता है फेसबुक पे। बेटा ऑर्गेनिज्म सीखो अपनी सेल से। तो व्यवस्था देखिए, अच्छा ये एक सेल थी, इसके पास जितना भी डीएनए था शानदार तरीके से पैक करके रखा हुआ था, ये एक सेल ही तो है। हेलो, ये सेल ही तो है। अगर ये सेल डिवाइड होगा, सोच, इस सेल के पास जितना भी डीएनए था, उसने उसको 30 और सॉरी उस डीएनए को उसने लेस और मोर पैक करके रखा हुआ था। जो डीएनए ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव था उसे कम पैक करके सेंटर में रखा, और न्यूक्लियर पोर के ठीक नीचे की जगह खाली रखी, ताकि यहां से जो भी आरएनएस बनेंगे वो आराम से बाहर आ जाएंगे, और जो डीएनए ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है उसको ज्यादा पैक करके पेरीफेरी पे रख दिया। सेल की मस्त लाइफ चल रही है। अगर ये सेल डिवाइड होगा, दो टुकड़े थोड़ी करने, डिवीजन करना है। अगर ये सेल डिवाइड होगा तो सीधा ही डिवाइड नहीं हो जाएगा, वो पहले सेल तैयारी करेगा। जब भी कोई सेल डिवाइड होती है, माइटोसिस हो या मियोसिस हो, तो बात की बात है कि डॉटर सेल्स में कैसे क्रोमोसोम आए, नंबर हाफ हुआ या नहीं हुआ या उतना ही है, वो एक अलग बात है। डिवीजन कोई भी हो, जब भी सेल डिवाइड होती है पहले सेल तैयारी करती है। क्या तैयारी करती है? ये सेल की सबसे बड़ी तैयारी होती है, ये अपने डीएनए के अमाउंट को डबल करती है। एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बननी है, तो इस पेरेंट सेल के पास में जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी, उस इंफॉर्मेशन को डॉटर सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो पहले उस इंफॉर्मेशन की कॉपी तैयार होती है, बोले तो डीएनए रेप्लिकेशन। अब सोच समझ के बोलना, डीएनए किसके पास है? यूक्रोमेटिन के पास में या हेट्रोक्रोमेटिन में? दोनों के पास है। हिस्टोन किसके पास है? यू के पास या हेट्रो के पास? दोनों के पास। गुड गोइंग। तो जब भी ये सेल डिवाइड होगी, पहले सेल तैयारी करेगी। अंदर तैयारी चल रही है डीएनए को डबल करने की, और बाहर तैयारी चलती है सेल ऑर्गेनेल्स का नंबर बढ़ाने की। कुछ तैयारी जीवन में हो जाती है, कुछ एस में हो जाती है, कुछ जी2 में हो जाती है। जब सेल पूरी तैयारी कर लेती है तो सेल इज रेडी टू डिवाइड, एक्चुअल डिवीजन। पहले उसने जितना भी डीएनए डबल किया था उसको दो हिस्सों में बांट देंगे, न्यूक्लियर डिवीजन, फिर बीच में क्या होगा? साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, और दो डॉटर सेल्स बन जाएगी। कुछ मोटा मोटा दिमाग में इमेज आ रहा है डिवीजन? तो जब भी ये सेल डिवाइड होगी, जब भी ये सेल डिवाइड होगी, सीधा ही डिवाइड नहीं हो जाएगी, ये सेल पहले तैयारी करेगी, और तैयारी में सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट आएगा, ये सेल अपना डीएनए रेप्लिकेट करेगी। तो रेप्लिकेशन किसका होगा? यू का या हेट्रो का? दोनों का। ट्रांसक्रिप्शन किसका होता है? रेप्लिकेशन किसका होता है? पहले कौन रेप्लिकेट हो जाएगा, बाद में कौन रेप्लिकेट होगा? ये लूजली कोइल्ड है, तो इजिली अनबाइंड हो जाएगा, और वहां पैकेजिंग ज्यादा है, अनबाइंड होने में टाइम लगेगा। नहीं समझे आप मेरी बात? मतलब शैम्पू और कंडीशनर क्या हो, तो एक रबड़ खींचने की देर है, सारी जुल्फ लहरा जाएगी दोस्तों।
लेकिन सरसों तेल में नींबू निचोड़ के अगर सेट वेट लगा दिया तो ये बाल खुल तो जाएंगे, लेकिन सर्फ एक्सेल से धोने पड़ेंगे। तो खुल तो वो डीएनए भी जाएगा जो हेटेरोक्रोमेटिन है, लेकिन टाइम लगेगा। तो रेप्लिकेशन किसका होता है, यू का या हेटेरो का? दोनों का। लेकिन पहले कौन रेप्लिकेट होगा, यू क्रोमेटिन, और बाद में कौन रेप्लिकेट होगा? तो ये अर्ली रेप्लिकेट हो जाता है। ये लेट रेप्लिकेट होता है। इस बार बॉडी पे एक लाइन और बताऊं क्या, झेल लोगे? पक्का? एक नॉर्मल फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम्स है, सुनना तो पड़ेगा झेलने के लिए। बेटा राजकुमार, एक नॉर्मल फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम है, कोई एक बार बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है, अपन जानते हैं मैकेनिज्म को। आरबीसी की बात करें, डब्ल्यूबीसी की बात करें, न्यूक्लियस किसमें होगा? डब्ल्यूबीसी में। एसिडोफिल हो या बेसोफिल हो या न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, सब न्यूक्लिएटेड है, सब डब्ल्यूबीसी टाइप है, उनके अंदर न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस होगा तो 46 क्रोमोसोम होंगे। मैच्योर आरबीसी में तो न्यूक्लियस नहीं होता। रही बात प्लेटलेट्स की, प्लेटलेट तो ट्रू सेल ही नहीं है, दे आर द प्रोटोप्लाज्मिक फ्रैगमेंट ऑफ मेगाकैरियोसाइट। टोटे टोटे हो गया, एंड ईच टोटा इज नोन एज प्लेटलेट। Platelets are smaller than RBCs, but they are not true cells because they are the protoplasmic fragments of megakaryocyte. कुछ याद आ रहा है? तो WBC वो सेल्स हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस है तो अंदर 46 क्रोमोसोम्स होंगे, 46 क्रोमोसोम होंगे। तो हमारी WBC की बात करें, मतलब एक एग्जांपल न्यूट्रोफिल की, तो न्यूट्रोफिल भी डब्ल्यूबीसी का एक टाइप है। एसिडोफिल, बेसोफिल, तो न्यूट्रोफिल में भी न्यूक्लियस होगा, चाहे वो फीमेल की न्यूट्रोफिल या मेल की न्यूट्रोफिल, और न्यूक्लियस होगा तो न्यूक्लियस के अंदर 46 क्रोमोसोम होंगे। हमारी न्यूट्रोफिल में एक्स वाई होगा और फीमेल की न्यूट्रोफिल में एक्स एक्स होगा। हेलो, ये लीजिए, ये फीमेल न्यूट्रोफिल बना दिया। इसके अंदर ये न्यूक्लियस दिखा दिया, मल्टी लोब्ड होता है। सुन लो मेरी बात को, मल्टी लोब्ड पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, पीएमएनएल। कुछ याद है? हर वो सेल जिसका न्यूक्लियस मल्टी लोब्ड है, पीएमएनएल का एग्जांपल है। केवल न्यूट्रोफिल पीएमएनएल नहीं है बेटा, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस ध्यान रखना। हर वो सेल जिसका न्यूक्लियस मल्टी लोब्ड है वो पॉलीमॉर्फो है, पीएमएनएल है। तो केवल न्यूट्रोफिल पीएमएनएल नहीं है। खैर, तो ये फीमेल का न्यूट्रोफिल है, इसके अंदर 46 क्रोमोसोम है, इसमें 2 एक्स क्रोमोसोम है, कोई एक एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव हो जाएगा, बाहर बॉडी में कन्वर्ट होगा, वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बिल्कुल करीब है और कुछ इस तरह का दिखाई देगा। बोले तो नगाड़ा 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 बजा, ड्रम स्टिक, ड्रम स्टिक resembles like nagada, hence named drum stick body। क्या बोलते हैं इसे? ढोल को बजाने वाली छड़ी, जो बचपन में बहुत पढ़ी है, ड्रम स्टिक। टर्मिनोलॉजी बस यही है बायोलॉजी। तो कोई आपको कहे व्हाट इज ड्रम स्टिक बॉडी, अब सिंपली सिंपली कहेगा बार बॉडी ऑफ फीमेल न्यूट्रोफिल्स। हमारे न्यूट्रोफिल में ड्रम स्टिक बॉडी देखने को नहीं मिलेगा। एक्चुअली ये ड्रम स्टिक बॉडी क्या है, इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम। तो ड्रम स्टिक बॉडी बार बॉडी ऑफ फीमेल न्यूट्रोफिल्स। कुछ नोट करना चाहेंगे आप लोग? ये फीमेल न्यूट्रोफिल है। कुछ समझ में आ भी रहा है? है बॉडी की हर सेल में, हर स्टेज में, हर समय बार बॉडी नहीं। आज पढ़ना बार बॉडी का हेटेरोक्रोमेटाइजेशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम है, लेओन हाइपोथेसिस, LYON साइंटिस्ट का नाम। ऐसा नहीं बार बॉडी का कंसेप्ट जैसा आप समझते हो। ऐसा नहीं बार बॉडी एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव होता। बार एक्स क्रोमोसोम का इनएक्टिवेशन समझा दिया तो भूचाल मच जाएगा। न्यूट्रोफिल में, न्यूट्रोफिल में ड्रमस्टिक बॉडी सिर्फ न्यूट्रोफिल में मिले, वो भी फीमेल की न्यूट्रोफिल में। 20 साल से पढ़ रहे हो, ब्लड के बारे में तो पता होना चाहिए ना। 20 साल से पढ़ रहे हो, खून के बारे में तो पता होना ही चाहिए ना। 24 के होंगे, 2 साल बड़े ही होंगे मुझसे, कम वक्त। तो कब तक बच्चे बने रहोगे?
जब भी जिम्मेदारियां लेने का वक्त आता है बच्चे बन जाते हो, और जब भी हिस्सा मांगना होता है बड़े हो जाते हो। सुनो मेरी बात को, तू तो बोलता ही रहे, रिजल्ट कब बोलेगा? बहुत बोलता है, कंफ्यूज ही रहता है। बड़े कैसे हो गए? सुन सुन के बात कोई तो बड़े हो गए। मैं कह रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैं आपको पढ़ाने नहीं आया, मैं आपको बताने हूं हाउ टू पढ़े। अरे एनसीईआरटी एनसीईआरटी मत बोलो, एनसीईआरटी हम लोग पढ़ते हो, तुम्हारे बस का नहीं नंबर तो। एनसीईआरटी एनसीईआरटी क्यों डांट रहे मास्टर को वो लोग? एक क्लास के बाद में पीछे क्या भागते रहते हो मास्टर के तुम लोग? छोड़ क्या हुए उसको कमरे तक? मास्टर यहाँ पे कैसे रुका है? फ्लोर पे चलते को नीचे छोड़ जाते, मन नहीं लगता, तुरंत भागेंगे। बाप की उम्र का इंसान हूँ, बुजुर्ग हैं, ठीक है, क्यों नहीं करते? माँ बाप तो जिंदगी है बेटा जी। फिर शुरू हो गए, फिर शुरू हो गए। राजकुमार वाले लक्षण नहीं है इसके अभी। अकेला डीएनए कभी रह ही नहीं सकता, उस डीएनए को पैक करके रखना ही पड़ेगा। हाँ बोलो बेटे। अच्छा क्या लिखा हुआ है? पढ़ना, पहले पढ़ना, मॉलिक्यूल वाला पार्ट पढ़ना भी है ना। मेरा मॉलिक्यूल कमजोर है थोड़ा सा। मेरा मॉलिक्यूल कमजोर है, मेरा कह रहा सेल ही अच्छा है। पढ़ना ना तो आप पढ़ना, मैं कहा कितना कितना पढ़ाऊंगा यार। मैं तो बस बीच में छेड़ जाता हूँ ऐसा, ताकि आप बीच में एनसीईआरटी देख के वहां पे नॉन स्टोन प्रोटीन के बारे में पढ़ लें, एनएससी प्रोटीन के बारे में। लाइन जोर से बोल ताकि बच्चों को सुन जाए सबको लेके। जब मंडे को आएंगे तो उस पर डिस्कस कर लेंगे। बोल जोर से, स्पीक लाउडली। क्या लिखा है एनएससी प्रोटीन? मैंने एक लाइन बोली अभी, मैंने एक लाइन बोली अभी, डीएनए की पैकेजिंग में हिस्टोन्स के अलावा स्ट्रक्चर नॉन हिस्टोन। तो बस मैंने बोल दिया ना अभी इतना, पेशेंस रखो अभी। बच्चा कह रहा है ये जो नॉन स्टोन प्रोटीन है जिसका नाम स्कैफोल्ड है, ये डीएनए को और ज्यादा पैक करने में हेल्प करता है, ऐसे एनसीईआरटी ने लिखा है। तो अभी तो बाकी है ना कैसे पैक करता है उसको लेके। वैसे तो वो मॉलिक्यूलर वाले पढ़ाएंगे, लेकिन अगली क्लास में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। हर्ष कुमार, गॉड ब्लेस यू। विजयी भव, आशीर्वाद टेस्ट के लिए। क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना है, फिर चारों ऑप्शंस रीड करने हैं, और चारों ऑप्शंस रीड करके ही जवाब देना है। कई बार एमसीक्यू में बेस्ट ऑप्शन भी छांटना होता है अपन लोगों को, लेकिन कोई हाबर तोबर नहीं है। प्रॉपर क्वेश्चन को पढ़ा करो, क्वेश्चन पढ़ते समय थोड़ी क्लासरूम की बातों को रिकॉल किया करो कि टीचर्स ने ऐसा कुछ डिस्कस किया था कि नहीं किया था। सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो? और पास्ट में जो करके आए उससे बेहतरीन करना इस बार टेस्ट के अंदर। हाँ जी बच्चे, हैं बेटे, क्या कह रहे हो? ड्रमस्टिक बॉडी और कहीं पढ़ा है क्या? पूरी बॉडी में कहीं भी आपने पढ़ा है क्या? कहीं पे कहीं पढ़ा है तो बताओ। ड्रमस्टिक बॉडी न्यूट्रोफिल के अलावा कहीं सुना है क्या? न्यूट्रोफिल में जो एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव हो गया, उसी को ड्रमस्टिक बॉडी बोल रहे हैं। केवल यही मिलेगा हमारी बॉडी सेल में, हमारे अंदर तो मिलेगा नहीं ना ड्रमस्टिक बॉडी। ये तो फीमेल की न्यूट्रोफिल में मिलेगा। क्या आप में बार बॉडी है? ना तो एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है, ना हम लोग क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम के एग्जाम्पल है। हमें करण जौहर जैसे कोई लक्षण नहीं है। कुछ हार्मोनल इम्बेलेंस है वो। थैंक यू, बाय बाय।
फूड से, एनवायरमेंट से। मीटिंग एंड कर रहा हूं बेटा, बाय बाय।